हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज शाम से ही ये तशवीशनाक खबरें आ रही थी कि मुल्क के सरकर्दा सहाफ़ियों समेत 49 जो सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ FIA जो है वो साइबर क्राइम के तहत, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, पीका जिसे कहा जाता है, उसके तहत पर्चे दर्ज कर रही है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो इल्ज़ामात हैं कंप्लेंट्स में वो ये हैं कि ये कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करते हैं और जो है भारत की ज़बान बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि भारत की ज़बान क्या है, वो हिंदी तो हम में से किसी को नहीं आती। तो बहरहाल खुशी की बात यह है कि कम से कम मेरा नाम नहीं है, मेरी सप्ली आ गई। नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है? नहीं यार, मैं इस लिस्ट को ही रिजेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बल्कि किसी ने जब उन्होंने पूछा कि आप तीनों में से तो किसी का नाम नहीं है, मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती की बात है। कसम से यार, चलें आप कोशिश करें तो शायद सेकंड लिस्ट में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। सप्ली में हो जाएगा। हाँ, मतलब सप्ली मैं इसमें भी नहीं बैठूंगा। तुम्हारा नाम तीसरी लिस्ट में ही आएगा, इतना मुझे। बहरहाल इसके ऊपर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने भी स्टेटमेंट इशू की है और उन्होंने कहा है कि उन्हें तशवीश है, शदीद तशवीश है कि ऐसे पर्चे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जो कि आइन में दी गए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ख़िलाफ़ वर्जी है। उसके साथ जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इन केसेस की मज़म्मत करते हैं, इन केसेस को जाली करार देते हैं और उन्होंने कहा कि अगर ये केसेस हुकूमत ने वापस नहीं लिए तो जर्नलिस्ट जो हैं वो सड़कों पर आएंगे। मगर FIA की तरफ से अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान तो नहीं है। FIA की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। कुछ सोर्सेज अलबत्ता कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ, ऐसी कुछ इंक्वायरीज़ चल रही हैं जिनके तहत इन लोगों को बुलाया जाएगा स्टेटमेंट देने के लिए, और जो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, अभी तक केसेस की रजिस्ट्रेशन या वो जो लिस्ट है 49 लोगों की, वो शायद FIA के पास भी अभी नहीं है। मुझे नहीं पता कि पहुंची है कि नहीं पहुंची। एक और चीज़ देख रहा था मैं, शिफा यूसुफजई साहिबा हैं, हाँ, और उनकी ट्वीट थी कि उन्होंने उनके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सोर्सेज हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बहुत अपसेट हैं कि कैसे किया जा रहा है और ये कौन कर रहा है, और मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही हो रहा है और अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों का ही रिकॉर्ड निकाल लें, असद अली तूर, बिलाल फारूकी, अबसार आलम, सॉरी वो नंबर भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, तो एक पैटर्न तो बन रहा है। तो अगर FIA खुद और रूहान अहमद जो हैं समा TV डिजिटल के, उन्होंने कहा कि FIA के साथ उन्होंने जो बात की है, और वो ज़ाहिर नाम नहीं अपना देना चाह रहे, वो कह रहे कि जी अगर ऐसी चीज़ हमारे सामने आई तो हम तो उसको नहीं करेंगे। तो कर कौन रहा है यार? हाँ, और ये 49 क्यों है, 50 क्यों नहीं है? आप कोशिश करें, राउंड फिगर क्यों नहीं है? आप कोशिश करें, आप चाह रहे हैं ना, आप कोशिश करें। हाँ, तो मतलब ऐड कर दें। देखो, राउंड फिगर की वजह से राउंड अप आसान हो जाता है। हाँ, बात तो सही है, ये तो है। तो अभी तक जो इत्तलात वो यही है कि इनको बुलाया जाएगा, नोटिस दे करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। खदशा ये है कि इनको जो है वहीं पे गिरफ्तार ना कर दिया जाए, नैप स्टाइल या जो भी है। तो बहरहाल FIA के जो ये पीका है उसके ऊपर पहले ही बहुत से लोगों के खदशात हैं, और जिस तरह से ये नाम आए हैं, इनमें एजाज़ सैयद सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, उमर चीमा हैं, मुर्तज़ा सोलंगी हैं, अम्मार मसूद हैं, असद अली तूर और बिलाल फारूकी के बारे में हमने बताया, अबसार आलम के बारे में भी बताया। अभी तक यही नाम गर्दिश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि FIA के पास कंप्लेंट्स आई हैं कि जिन कंप्लेंट्स के ऊपर वो कार्रवाई करेगा। बहरहाल तशवीश की बात है, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि इन लोगों की जो एक्टिविटी है वो ऐसी नहीं है, मगर क्योंकि मुल्क में माहौल ऐसा बना हुआ है तो ज़ाहिर है उस पर तशवीश का इजहार HRCP ने भी किया। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं हारिस खलीक HRCP के, जिन्होंने स्टेटमेंट भी इशू की है। वेलकम टू द शो हारिस। मुझे बताइए कि ये क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर, और मैं समझता ये हूँ कि जरा खुल के ही बात कर लें आज। जी। और यार ज्यादा मत खुल जाना भाई, 50वें नंबर पे आना है। मैंने नहीं आना है, ठीक है। हाँ, आप खुल के बात करें, चलो बस इतना खुलना कि हम ना बंद हो जाएं। नहीं, आपका तो खैर अपने और पराये क्या सभी बंद करने पे तुले हैं। मसला ये है कि 50वें नंबर की जो गुसद भाई ने बात की, तो मैंने इत्तेफाक से कुछ देर पहले, को घंटा भर पहले
ट्विटर तो मेरा मुसलसल इंट्रूड हो रहा था, तो मैं आजकल डीएक्टिवेटेड हूँ ट्विटर पे। तो मैं वैसे बहुत ज्यादा मैं पहले इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं बहुत एक साइबर इंट्रूजन का शिकार रहा हूँ पिछले कुछ अर्से में, वो एक अलग बहस है। मगर अभी फेसबुक पे कुछ देर पहले मैंने एक पोस्ट यही लगाई है कि भाई मुझे ना भूटान के बादशाह पसंद हैं, ना लेसोथो के वजीर आजम पसंद हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, ना मुझे घाना के चीफ जस्टिस पसंद है वगैरह हूँ। बहुत पैसालार था वो भी लिख दिया था, मलावी वगैरह के। तो वो मैंने कहा कि 50वीं एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही, आपने चूंकि एक लाइटर नोट पे बात कर दी, तो मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही मैं समझता हूं कि काबिल मजम्मत है अगर संजीदगी से बात की जाए। और न सिर्फ ये काबिल मजम्मत है, बल्कि इस पे आप एक जरा गौर करें कि जब बादशाहत कमजोर होती है तो उसको मजाक भी अच्छा नहीं लगता, और जब बादशाहत मजबूत होती है तो वो तंज और तनकीद पे भी खिलत अता करती है। तो मैं सिर्फ ये एक यूफेमिज्म समझ लें या जो भी समझ लें, हालांकि आज मेरा कोई मूड नहीं है बिल्कुल, चूंकि हद हो गई है। और मैं समझता हूं कि रियासत के अपने इदारों के ये हक में बात नहीं है अगर वो इसमें मुलव्वस हैं और वो ये कर रहे हैं, जिसके बहुत से शवाहिद भी हैं कि बहुत से अफराद इसमें मुलव्वस हैं जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनके खिलाफ मुकदमे बनाते हैं, उनके एब्डक्शंस होती हैं, डिसअपेरेंसेस होती हैं। मैं समझता हूँ ये रियासत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मुआशरे को तो गैर सेहतमंद बनाती ही बनाती है, मगर रियासत की अपनी बका के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप इतनी सी तनकीद बर्दाश्त न कर सकें, इसका मतलब है कि आप निहायत अंदर से कमजोर होते चले जा रहे हैं, और आपकी ये जो एक बौखलाहट है, जो नर्वसनेस है, ये नजर आनी शुरू हो गई है। मतलब आप मुझे बताएं कि एजाज सैयद हमारा दोस्त है, हमारी तो भाभी 3 दफा सुबह उसके उठने के बाद चाय नहीं देती उसको, 3 दफा कहता है तो बेचारे को चाय मिलती है। मतलब एक यानी ईमानदारी की मतलब बात ये है कि ये जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, ये तमाम इंतहाई मुहिब्बे वतन हैं। ये इनका दिल कुड़ता है, इनका दिल जलता है जब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत, वफाकियत और मसावी शहरियत के जो बुनियादी उसूल हैं जिन पे ये रियासत मुनज़्ज़म है, वो उसूल खतरे में पड़ गए हैं, वो बुनियादी खतरे में पड़ गई हैं, तो वो आवाज़ उठाते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल बेज़रर लोग हैं, जैसे मैंने आपको मजाकन कहा कि घर से लेके दोस्तों तक इंतहाई सादा, बेज़रर और यानी आप मजाक है, यानी तो मैं तुम बिल्कुल मजाक है कि आप कह रहे हैं कि भारत की आवाज़ है। भारत की आवाज़ क्या मतलब है? ये यानी आप इनको करार दे रहे हैं कि ये मोदी के तर्जुमान है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इन्होंने नाम नहीं रखा शाराए कश्मीर का, शाराए श्रीनगर, ये इस पे खामोश नहीं हो गए। ये आज तक आवाज उठाते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है उसके जो वहां जिस किस्म का जुल्म रवा है, जिस किस्म की बर्बरियत है, उस पे वो खातिर खा जवाब हमने बहैसियत मुल्क के, बहैसियत रियासत के नहीं दिया। ये तो वो लोग हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या मजाक है, ये कौन लोग मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से ये काम हो रहा है, और अगर ये स्पीड इतनी ही रहती है तो बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आने वाला है कि इस मुल्क में जो गद्दार नहीं होगा, मुझे उसकी हुब्बुल वतनी पे शक होने लगेगा। ये तो बात है, मुझे ऐसा लगा। गद्दार की बात की तो मैं जरा ये जो अभी हारिस साहब ने बात की ना, मोदी की बात, तो मुझे तो हारिस भाई ये मोदी मॉडल ही लग रहा है एक तरह से। ये जो है ना कि यार यहाँ से कंट्रोल करो, वहाँ से कंट्रोल करो, ताकि सिर्फ वो चीज़ें रिपोर्ट हों जो आप रिपोर्ट करवाना चाहते हैं। अब अगर आप देखें आज भारत का हाल, मैं उनकी हेडलाइन देख रहा था यार, कोरोना वायरस फैल रहा है आग की तरह, आपसे संभाला नहीं जा रहा, आपकी इकोनॉमी डाउन से डाउन जाती जा रही है। चाइना बकायदा चाइना कटिंग कर रहा है आपकी, हाँ, आई मीन लिटरल चाइना कटिंग हो रही है आपके साथ यार, वहाँ लद्दाख वडख में जलील हो गए हैं आप। और उसके साथ साथ हाँ, काश्तकार रोड और रेलवेज ब्लॉक कर रहे हैं। इंडियन मीडिया किसके पीछे पड़ी हुई है? दीपिका पादुकोण, which personally ये बात मुझे बहुत चुभ रही है। मजे की बात ये कि जिस रोज काश्तकारों का एहतजाज है, उसी दिन इनकी जो है पेशी भी रखी गई है अदाकाराओं की, कि वो जो है सुशांत सिंह इसका ताल्लुक यहाँ से तुम कैसे जोड़ रहे हो? मैं जोड़ रहा हूँ कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा नहीं कि अंजाम हमारा भी फिर वही होने वाला है ना। सही बात कि जो कुछ भी हो रहा है आप लगे रहेंगे कि जी बीना मलिक ने ये ट्वीट कर दी। असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, ऐसा लग रहा है हारिस भाई, असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए। देखिए, मैं अर्ज ये करूं कि ये मैं बिल्कुल ज़रार से 100% इत्तेफाक करता हूं। That's why I like you, हारिस। पहले सवाल के जवाब में तो मैं जरा जज्बाती हूं, चूंकि ये मेरे मैं इन लोगों को जाती तौर पे जानता हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप इन पे जिस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं
हमारे उन लोगों पे जो निहायत मोहतरम है, निहायत मोतबर हैं, उनसे सियासी इख्तलाफ मेरे भी हो सकते हैं। सही बात। होल्ड दैट थॉट। और मेरे भी एक दो सवाल हैं एक वक्त। बिल्कुल। वेलकम बैक जी। कौन बनेगा करोड़पति, कौन अंदर होगा, कौन है लिस्ट पर, यही बातें हो रही है। हमारे साथ हारिस खलीक साहब हैं। हारिस यार, एक हमारी डिबेट चल रही थी यहाँ पर शो से पहले, और मैं चाह रहा हूँ कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। ये जो तरीका है जो हमने अभी तक हाल में 3 लोगों पर आजमाया देखा है, अबसार आलम, असद तूर और बिलाल फारूकी पे, के पर्चे कटवा दो बेबुनियाद बेशक, लेकिन मुख्तलिफ जगहों में, ये बेहतर टेक्निक है या डायरेक्ट वीगो डाला बेहतर है? आपका क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्ट वीगो डाला बेहतर है। मैं अपनी रीजनिंग भी दे सकता हूँ आपको। जी नहीं, आपको असल में दोनों का चूंकि तजुर्बा नहीं है ना, तो आप उसमें क्या बात है, खोले भरी महफिल में जलील कर दो तुम, बस क्या बात है। लेकिन बात ये है कि मेरा ख्याल है कि चार्ज करना और फिर चार्ज करके ट्रायल होना और फिर सेंटेंस होना, चाहे गिल्टी हो या नॉट गिल्टी हो, वो बहरहाल वीगो डाला से बहुत बेहतर है। क्योंकि देखिए बात ये है कि असद तूर साहब को या बिलाल फारूकी को या एजाज सैयद को या मुर्तजा सोलंकी को या जिसको भी, मतलब और हमारे जितने भी अहबाब हैं जिनके भी नाम इस फहरिस्त में हैं या इससे पहले आते रहे हैं या आइंदा आएंगे, जो हालात नजर आ रहे हैं, कम से कम हमें ये तो पता है कि वो कहाँ हैं, और कम से कम हमें उनकी वालदा को, उनके बच्चों को, उनकी बेगम को, उनके दोस्तों को, उनकी कम्युनिटी को तो सजा नहीं दे रहे। वीगो डाला का मसला यह है कि इदरीस खटक जो है वो 8 महीने से अगर गायब है या 10 महीने से गायब है, या जब सारंग जोयो को उठा के ले गए हैं, या दीगर जो बेशुमार सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में, जहां से भी सियासी कारकुन हो या सहाफ़ी हो या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हो, वो जब गायब होते हैं तो आप तो उनके पूरे खानदान और पूरी कम्युनिटी को सजा देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये चार्ज होना बहरहाल, मतलब अब आप देखिए ना, इस वक्त खुल के बात हो रही है। अब अगर फर्ज करें हम में से कल कोई अपने घर पे ही मौजूद नहीं है, तो आपको क्या पता कि वो कहाँ है, और वो नामालूम अफराद और सादा लिबास में हो या वो यूनिफॉर्म में हो, लेकिन पता ना चले कि कोई कहाँ गया है। तो मैं समझता हूँ वो तो बहुत ही तकलीफ देह है एक पूरी कम्युनिटी और पूरे खानदान के लिए। अभी आपने हारिस बात की ना ज़िया-उल हक के दौर की, मैं ज़िया-उल हक का दौर इस लिहाज से बेहतर समझता हूँ कि वो खुले आम था। जी, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, हम आपको शाही के लिए ले जा रहे हैं, हम आपको कोड़े लगा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं, और उसका बाकायदा इंदराज है। जरा बात होती है। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि वीगो डाला से झूठा मुकदमा क्यों बेहतर है। अगर मैं कल गायब हो जाऊं तो मेरी माँ को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, वो बगैर पता हुए मर ना जाए। बस इतनी सी। लेकिन हारिस मुझे ये बताएं, अब लॉयर्स ने भी, अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी बहुत बड़ा इस पे जो है इज्तिमा किया था गुज़िश्ता हफ्ते भी, और ये बात हुई, उन्होंने कहा जी हम लॉयर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जिस तरह की फिस्तायत चल रही है, जिस तरह का सप्रेशन है, तो ये मुकदमात अगर झूठे बनाते हैं तो वो क्वाश नहीं होते, वो पड़े रहेंगे, वो आपके गले में जो है अटके रहेंगे। तो उसका क्या किया जाए? हर कोर्ट में अतर मनिल्ला साहब तो नहीं बैठे ना? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि ना हर अदालत में अतर मनिल्ला बैठे हैं, ना सारे फैसले जो हैं वो मतलब यानी उनका दुरुस्त नतीजा निकलता है, दुरुस्त फैसला होता है सारे केसेस का। मगर आप एक बात ज़हन में रखें कि वो उससे फिर भी बेहतर है, और वो उससे इसलिए बेहतर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो आप तीनों हजरात चूंकि तारीखी तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक याद दहानी करा दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत से कितना ही इख्तिलाफ हो, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती फैसले को आज कोई जी होश, समझदार और रैशनल शख्स जुडिशल मर्डर के अलावा कुछ नहीं कहता। इवन उस वक्त जो बाद के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने माजरत कर ली थी, तो मतलब उसके बाद क्लियर कट है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है। बिल्कुल जी, सनद तो मौजूद, एक सनद तो रहती है ना, एक पूरी कार्रवाई आपके सामने होती है, जिस कार्रवाई की बुनियाद पर बाद में जो मौर्रिख है या तारीख का तालिब इल्म है या आम एक तज्जियाकार है, वो फैसला तो कर सकता है ना। अच्छा, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 20 साल मैं ये जानना चाहता हूँ कि करें क्या लाए अमल क्या होना चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए?
देखिए लाए अमल के सिलसिले में मैं एक अर्ज कर दूं, एक तो अभी यानी मतलब पाकिस्तान की जो रियासत और पाकिस्तान के परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट बशमूल फौज और ब्यूरोक्रेसी और अदलिया पे तो हमने बात कर ली। अब जरा सियासी जमातों को भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस आपको जारी करना चाहिए अपने प्रोग्राम से, चूंकि ये प्रोग्राम बहुत संजीदा लिया जाता है। ना करो यार। आप ये बताएं कि ये जो पीका का कानून है 2016 का, तरले करके इनके हम जो है ना थक गए, मर गए हाथ जोड़ जोड़ के कि ये ना करो, लेकिन ये पीका का कानून 2016 में किसकी हुकूमत थी जब ये पास हुआ है, और कौन से पीपल्स पार्टी के और दीगर जमातों के ऑपोजिशन में लोग थे जिन्होंने इसको पास होने दिया है या इसको वोट दिया है। सोचें जरा, ये सियासी जमातें भी जरा कुछ अपने गरिबान में मुंह डालें, ये देखें कि इन्होंने क्या किया है। ये एक दूसरे से स्कोर सेटल करने के चक्कर में पूरे कौम को, पूरे मुल्क को, पूरी हमारी बुनियादी इंसानी हकूक और आजादियों को ये जो है दाव पे लगा देती हैं। तो खुदा का वास्ते ये भी कुछ सीखें। ठीक है, अच्छा लेकिन डेविल्स एडवोकेट मैं ये भी कहता हूं कि जाहिर है सोशल मीडिया पर जिस तरह का क्रिटिसिज्म होता है उसकी भी कुछ लिमिट होनी चाहिए। नहीं देखिए, सोशल मीडिया तो एंटी सोशल मीडिया है, वो तो छोड़ दें आप, वो तो गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि उसके बावजूद पाबंदी कोई नहीं होनी चाहिए। रियासत का काम ये नहीं है कि वो पाबंदियां लगाए, ये समाज में इस तरह के इदारे वजूद में आते हैं। जब समाज इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसमें अंदर से इस किस्म की एक बात पैदा होती है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जो अपना आमिल सहाफ़ी हैं उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है उसमें भी जो ज़राए अबलाग में लोग हैं, लेकिन उन पे पाबंदियां खुद जो मैं उनको कहता हूं अखलाकी हदूद, पाबंदियां नहीं, अखलाकी हदूद का तय किया जाना, उनके अपने फोरम्स का, पीएफयूजे ये बनाए अपना, जो एडिटर्स के जो आपके बने हुए हैं फोरम्स या टेलीविजन एंकर्स के, वो ये उसूल और जवाबित तय करें। रियासत का काम नहीं होना चाहिए। ये बड़ी एक बारीक किस्म का फर्क है। अच्छा, इसमें सॉरी हारिस मैं आपकी बात काट रहा हूँ अगेन, अब क्योंकि जाहिर है कि इसका जो एक नेचुरल आता है कि यार फिर हेट स्पीच, सेक्टेरियनिज्म, डेफर्मेशन वगैरह, तो इस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों के खिलाफ वैसे भी कवानीन हैं, राइट, मौजूद जी हारिस जी बिल्कुल मौजूद है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे देखिए। असल में मसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो एक बुनियादी मसला मैं आपके सामने रखूं, और बिल्कुल, हालांकि आपने मुझसे कहा था कि खुल के बात जरा बहुत ज्यादा भी ना खुल जाए, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा खुलने की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो कौमी सलामती का मसला है ना, कौमी सलामती का सवाल और कौमी मफाद का सवाल, वो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक के सवाल से उसका एक तरह से हम ये समझते हैं कि वो तजाद है, हालांकि ऐसा नहीं है। यानी नेशनल इंटरेस्ट और फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ये एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। जब तक लोगों के बुनियादी हकूक की पासदारी नहीं होगी, उस वक्त तक कौमी सलामती मुमकिन नहीं है। ये बात समझाना बहुत शुक्रिया हारिस खलीक, और आपने बड़ी मेहनत से 50वां सिक्योर किया है, तो लिहाजा मुबारक हो आपको। और अब वक्फा लेते, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सियासत पे गुफ्तगू होती रहती है, थोड़ा सा सम तब्दील करते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ मार्शल आर्ट्स किसे समझा जाता है, जोडो, कराटे, ताइक्वांडो वगैरह, और उससे आगे हमारी वोकैबुलरी जवाब दे जाती है। लेकिन ये दरअसल कई तरीक़ों का मजमूआ है और बाकायदा एक फ़न है। इन्हीं में एक तरीक़ा है एल्बो स्ट्राइक का। 7 साला पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स चैम्पियन फ़ातिमा नसीम ने एल्बो स्ट्राइक गेम में 1 मिनट में 242 स्ट्राइक्स का नया रिकॉर्ड कायम करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जो कि पाकिस्तान के लिए बेइज़ाज़ है। फ़ातिमा नसीम ने ये रिकॉर्ड 16 अगस्त को तोड़ा। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत की श्रुति सिंह के पास था, जिन्होंने 211 एल्बो स्ट्राइक्स की थी, और फ़ातिमा ने 30 से ज़ायद एल्बो स्ट्राइक्स करके उनका रिकॉर्ड बहुत आगे तक तोड़ा है। फ़ातिमा के जो वालिद हैं वो भी मार्शल आर्ट के ज़बरदस्त माहिर हैं, राशिद नसीम। तो आज हमने बेटी और वालिद दोनों को मदऊ किया है। थैंक यू, वेलकम।
ये बताइए फातिमा, आपको यकीन है कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं? जी मुझे बिल्कुल यकीन है। कैसे? जब आप गई थी तो आपके जहन में था कि हाँ मैं जीत के ही आऊंगी, मैं वर्ल्ड चैंपियन ही बन के आऊंगी? जी। अच्छा, जी मुझे पता था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। बहुत खूब। तो ये अब ये जो मैं आपकी वीडियो देख रहा था, हाँ, कंटिन्यूअस एल्बो स्ट्राइक्स, ये तो मैं तो मतलब देख के ही थक गया हूँ, मुझे तो मेरे अपने बाजू में मुझे दर्द हो रही थी कि तो ये इतनी प्रैक्टिस, इतनी ट्रेनिंग, कितना टाइम लगता था आपका दिन में ट्रेन करते? मैं रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करती थी इस रिकॉर्ड की और रोजाना प्रैक्टिस करती थी। ओके, और स्कूल वूल का कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, मुझे स्कूल में कुछ मसला नहीं हुआ। अभी आप चौथी जमात में हैं? जी। हाँ, तो कोई बच्चा तो आपसे लड़ता तो नहीं होगा वहाँ से डर के ना? स्कूल में कोई आपसे लड़ाई करने की तो कोशिश नहीं करता। और आप ही इनके कोच भी हैं? जी जी बिल्कुल, मैं इनका टीचर भी हूँ और लाजिम आता है, डॉटर है, बेटी है। तो असल में कोविड चल रहा था, कोरोना, तो इनकी स्कूल ऑफ थे, तो थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देने का मौका मिल गया। क्लब बंद था, एकेडमी बंद थी, स्कूल, मेरी जॉब भी नहीं थी, तो बस इनके ऊपर मेहनत की तो अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया बहुत ज़बरदस्त। और कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे। 3? अच्छा, तीनों को यही? ये बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं, एक इनसे बेटी है, छोटी है, और फिर एक बेटा है। और तीनों को ट्रेन करने का प्लान है? बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि एल्बो स्ट्राइक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि ये तोड़ सकती है? ये मैं कहता हूँ कि देखें, जब नियत हो तो अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। बस एक जहन में तो था कि कभी इंशाल्लाह ताला बेटी से भी आलमी रिकॉर्ड बनवाना है, और ये भी ख्वाहिश थी कि कम उम्र में ही बनाना है। तो बस जब मैंने इसको कोविड में जब इसको स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट की इसकी, तो इसकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मेरे सामने आई, जो इससे पहले मैं इतना ज़्यादा इसको वॉच नहीं कर सका था, क्योंकि भरपूर टाइम मिल रहा था इसके साथ, मुझे टाइम स्पेंड भी हो रहा था, तो मैं इसके साथ मुसलसल कन्वर्सेशन में था। तो फिर मैंने जो है वो रिकॉर्ड एक देखा, तो फौरी तौर पे मैंने गिनीज से जो है वो रब्ता किया। नॉर्मली तौर पे गिनीज जो है वो 3 मंथ्स के अंदर आंसर देता है, लेकिन गिनीज ने इनके मामले के अंदर जो है वो मुझे फौरी तौर पे आंसर दिया। और फिर माशाल्लाह बस ट्राई किया इसको, तकरीबन 4 मंथ्स इसको मैंने ट्रेनिंग कराई है लगातार, और रिजल्ट माशाल्लाह से इसने बहुत ज़बरदस्त दिया। तो फातिमा का स्पेशलाइजेशन जोडो है, कराटे है, वैसे ये ताइक्वांडो है या क्या है? देखें, वैसे तो मैं ताइक्वांडो के साथ भी मुंसलिक हूँ, और वैसे हमारी जो गेम है वो है फ्री स्टाइल कराटे रेसलिंग, जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं एल्बो स्ट्राइक, पंच स्ट्राइक, तो वो सारी चीज़ें। तो मैं इसको फुल बॉडी कांटेक्ट और ताइक्वांडो की जो ट्रेनिंग्स हैं वो दे रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा जो बेसिकली इसको मेन मकसद यही है कि इसको फाइटिंग की तरफ ही लेकर आया जाए। तो अब फाइटिंग में, क्योंकि मैं खुद भी फुल बॉडी कांटेक्ट फाइट हो गई, फ्री स्टाइल फाइट्स हो गई, बॉक्सिंग भी खेलता रहा हूँ, और तो जिस जगह पर इनका टैलेंट मुझे ज़्यादा नज़र आएगा मैं इनको वहाँ पर प्रमोट कर दूँगा। तो अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है ओवरऑल के, ये अपनी किक्स को बेहतर कर रही हैं, पंचेस को बेहतर कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीख रही हैं, और मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, तो वो उनकी ट्रेनिंग साथ साथ चल रही है इनकी। तो आपको मज़ा आता है ट्रेनिंग में फातिमा? जी मुझे बिल्कुल मजा आता है। हाँ, क्या मतलब किक्स में ज़्यादा मज़ा आता है, पंचेस में, या क्या सब कुछ सही है? जो अभी पापा सिखाते हैं मार्शल आर्ट, मुझे चीज़ें सेल्फ डिफेंस में किक्स हो गई, पंचेस हो गई, टेक्निक्स हो गई, पंचेस हो गए, हर चीज़ पापा जो सिखाते हैं मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को जाहिर है स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और बच्चे तो डाइट का ख्याल रखते नहीं हैं। कोई टॉफ़ी शॉफ़ी भी आपकी टॉफ़ी चॉकलेट तो नहीं बंद कर दी थी? पापा मुझे नहीं खाने देते। ये देखो यार, अभी ये तो ज्यादती है, अभी तो ग्रोइंग एज है। तो खिला दिया करो। जंक फूड मना करते हैं कि जंक फूड अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। आप हमारा हाल देख रही है ना, आप सारे पेट निकले हुए हैं ना, ये सारे जंक फूड की वजह से ही है। नहीं, वो तो पापा कहते हैं ना कि जंक फूड अच्छा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस वक्त क्या बर्गर खाना है, क्या खाना है, और पापा नहीं है, समझे पापा नहीं है, तो आपका जवाब पापा को पता भी नहीं लगेगा क्या खाएं? नहीं, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। ये डिसिप्लिन। एक वक्फा लेते, ब्रूस ली ऐसे नहीं बाद बनता। दोबारा आते हैं। वेलकम बैक जी। हम हैं रिकॉर्ड होल्डर फातिमा नसीम साहिबा के साथ, फातिमा नसीम बेटे के साथ, और उनके वालिद साहब के साथ। और फातिमा अभी ब्रेक में हम बंटे खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। फातिमा एक बात बताएं, आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो स्कूल मेट हैं, वो आपसे डरते वरते तो नहीं है कि मैंने कुछ आपको कुछ कह दिया तो आप एल्बो स्ट्राइक मार देंगी उन्हें? नहीं नहीं डरते। चलो अच्छी बात है। लेकिन आपसे ये तो पूछते होंगे ना कि कुछ हमें भी कोई मूव्स दिखाओ। वो भी कहते हैं कि आप
आप बताओ कि आपकी एकेडमी कहाँ है, हमें भी सीखना है। आप सिखाओ कि हम कैसे करते हैं चीज़ें वगैरह। तो ये एकेडमी के बारे में, हाँ, अगर आप बताएं कि क्या किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, या कोई आपका यूट्यूब एक चैनल भी है जिसमें आपकी वीडियोस भी हैं, उस बारे में थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल जी, अभी मेरी एकेडमी है शाह फैसल कॉलोनी के अंदर, वहाँ पे मैं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मेरे फातिमा के अलावा 9 स्टूडेंट और हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। जी बिल्कुल उनका नाम रजिस्टर्ड है। तो अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल है मेरा मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से, तो उसमें मैंने अपने तमाम जो रिकॉर्ड्स जितने भी मैंने बनाए हैं, 75 रिकॉर्ड हम बना चुके हैं, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड उसमें डाल रहे हैं। उसके अलावा जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है, जैसे कि आजकल आपको पता है कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें भी उसके ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि लोगों को, अगर कोई शख्स मुझ तक नहीं पहुंच सकता है तो वो जो है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब या फेसबुक के थ्रू हम तक जो है वो पहुंच सकता है और वहाँ पर हमसे रब्ता भी कर सकता है और ट्रेनिंग की वीडियोस देख सकता है। तो कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऑनलाइन सीखना चाह रहे हों, उनको बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, लेकिन फिलहाल मैंने कुछ ऑनलाइन सिस्टम के लिए मैंने बताया कि जैसे यूट्यूब चैनल ही फिलहाल मैंने रखा हुआ है। और वैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी, क्योंकि कोविड के अंदर मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस, अगर आप ये कहें कि मैं थोड़ा सा फ्री था, लाइफ में पहली मरतबा फ्री था, आप ये समझ सकते हैं। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। भरपूर अपने ऊपर अपनी ट्रेनिंग भी की और फातिमा की भी जो है वो भरपूर ट्रेनिंग की। मैंने कोविड के अंदर जो है वो 16 रिकॉर्ड इंडिविजुअली रजिस्टर करवाए हैं गिनीज के अंदर। दैट्स वंडरफुल। फातिमा, तो अगला रिकॉर्ड क्या बनाना है वो तो बताएं। अभी मैं अगले रिकॉर्ड की तैयारी कर रही हूँ और मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी। कौन सा रिकॉर्ड है? चुपके से बता दें, कोई नहीं सुनेगा। कौन सा रिकॉर्ड बनाना है? ये हाथ यूं करके मुझे पेंसिल तोड़नी है। ओके, लाइक प्रॉपर चॉप। हाँ, मैंने एक बार करने की कोशिश की थी, मेरा हाथ ही टूट गया। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन वो पेंसिल नहीं थी। चलो बहरहाल अब ओवरऑल अगर हम एक फाइनल बात करें, और मुझे पता है बड़ा एक रिवायती सवाल है, मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में मतलब कितनी स्कोप है आपको? देखिए जी, मार्शल आर्ट के जो क्लब्स हैं उनके तो मयार में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो इंडिविजुअली तौर पे जो पर्सन्स हैं वो अपने मार्शल आर्ट के जो क्लब्स हैं उनके ऊपर जो है वो अच्छे से क्लब्स बनाकर जो है वो मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर रहे हैं। जब हम सीखा करते थे तो उस वक्त तो मैदान और इस तरह के हुआ करते थे, लेकिन अब ये कि अकेडमीज़ प्रॉपर तरीके से बन रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो आप देखिए मार्शल आर्ट में जूडो है, मार्शल आर्ट के अंदर जिजित्सु है, मार्शल आर्ट के अंदर ताइक्वांडो है। सिर्फ अगर आप इसी एक स्पेसिफिक मार्शल आर्ट के ऊपर ही अगर आप काम करना शुरू कर दें, हमारी गवर्नमेंट काम करना शुरू करे, तो आप ये देखेंगे कितने मेडल्स हम सेफ गेम्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर सिर्फ इस एक मार्शल आर्ट को अगर हम थोड़ा फोकस कर लें तो हम कितने मेडल्स दे सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हमारी जो हुकूमत है वो हमेशा सोई रहती है। चलो, और ये तो लंबी बहस है, चलती रहेगी। हुकूमत को भी एक एल्बो मारने की जरूरत है। और ये रिकॉर्ड भी हमने अपनी मदद आपके तहत ही बनाया, ना हमारे पास कोई स्पॉन्सर है ना हमारे पास कुछ है, लेकिन हम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बेसिकली हम पाकिस्तानी है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमें अल्लाह ताला ने कोई सलाहियतें दी हैं तो हम एटलीस्ट वो पाकिस्तान के लिए सर्व करें। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच फातिमा बेटा, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।